नमस्ते बच्चों, आप लोगों का फिर पुनः इस वीडियो में स्वागत है। आप लोगों का इस इतिहास का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट का नाम है भारतीय कलाओं का इतिहास। बच्चों, भारत की कलाओं में बहुत सारी कलाओं का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोई हस्तकला होती है, कोई चित्रकला होती है। तमाम तरह की कलाएं हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर आज तक विकसित होती चली है। संगीतों के माध्यम से भी कलाओं का प्रयोग किया जाता है, चित्रों के माध्यम से भी कलाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्थरों, पहाड़ों, इमारतों पे भी कलाओं का प्रयोग किया जाता है। अच्छी कलाएं तराश के बनाई जाती हैं। इससे मानव का रोजगार, व्यवसाय अच्छे तरह से चलता है। अच्छे तरह से चलने का मतलब एक व्यवसाय का साधन होता है। जैसे मिट्टी नीचे पड़ी होती है, एक जगह रखी रहती है, उससे उसी प्रकार का उपयोग एक तरह से माना जाए तो नहीं होता है। जब कलाकृति करने वाला व्यक्ति उसको उठाकर, सान कर, मिट्टी को अच्छा बनाकर जब घड़े को बना देता है तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है और वह चीज़ हमारे उपयोग में आने लगती है। तो बच्चों, इसी तरह से हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, कला का विशेष महत्व होता है। अगर कोई भी वस्तु का निर्माण आप कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से कलात्मक दृष्टि से अच्छा नहीं बनाएंगे तो वह लोगों का आकर्षण नहीं बढ़ेगा। जब आकर्षण नहीं बढ़ेगा तो आपको द्वारा बनाई गई वस्तु का कोई मांग नहीं बढ़ेगी। तो इससे बच्चों, कुल मिला के, चाहे आप लिखते ही हैं अक्षरों को, सुंदर अच्छी लिखावट अगर होगी तो आपके अच्छे नंबर, ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। अगर कला अच्छी नहीं होगी लिखावट की तो हो सकता है कम मिले। तो इसी तरह से बच्चों, हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे भारतीय कलाओं का इतिहास में, सबसे पहला हेडिंग जो आएगा, कला किसे कहते हैं। तो इस कला में इसकी परिभाषा है, उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। कला किसे कहते हैं? स्वयं को प्राप्त अनुभव तथा प्राप्त ज्ञान तथा मन की भावनाएं दूसरे तक पहुँचे, हर व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है। इस सहज प्रवृत्ति की प्रेरणा में से जब किसी सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण किया जाता है तब उसे कला कहा जाता है। कला निर्माण की जड़ कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता, भावना, कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों, ये तो कला किसे कहते हैं, इस बात को आपने सुना। इसमें और सारी बातें बताई जाएंगी। जैसे आप कला, कोई ड्राइंग या कुछ भी कर रहे हैं, यह आपकी भावना और सोच पे डिपेंड करता है कि जैसी आपकी भावना होगी, जैसी आपकी सोच होगी, वैसी कलाओं का निर्माण होगा। कला एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है। कैसी सोच है, कैसी भावना है, कैसी बातें आपके मन के अंदर आ रही हैं, ये सारी बातों को बताती है। इसके बारे में आप लोगों ने, ये तो एक वाक्य में उत्तर है कि कला किसे कहते हैं, इस बात को आपने स्पष्ट सुना। लेकिन इसके अलावा इसमें जो बातें बताई गई हैं, यह भावनाओं के आधार पे, सोच के आधार पे, विचारों के आधार पे कलाओं का निर्माण होता है। तो बच्चों, हम लोग अब इस हेडिंग के बाद इसमें छोटी छोटी हेडिंग दिया गया है, समझने की कोशिश करिएगा। छोटे छोटे ही हेडिंग में, छोटे छोटे ही बातों में बताया गया है। तो अगली हेडिंग है आपकी, जो अगली हेडिंग है दृश्य कला और ललित कला। दृश्य माने दिखाई देना, जो सामने से आपको दिखती है आंखों के सामने, वो दृश्य कला। और ललित कला जो होती है, ललित कला संगीत वगैरह के माध्यम से जो कलाओं का सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? ललित कला कहते हैं। दृश्य कला मतलब दिखाई देने वाली कलाएं, ललित कला मतलब जो संगीत,
फिल्मों के माध्यम से जो कलाएं उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है, उसको ललित कला की संज्ञा दी जाती है। कला प्रकारों का विभाजन दृश्य कला और ललित कला में किया जाता है। ललित कलाओं का आंगिक कला भी कहा जाता है। बच्चों, आंगिक कला जो विशेष करके अंगों के बारे में कलाओं का निर्माण किया जाता है, या अभी आप लोग फिल्मों वगैरह के माध्यम से देखते होंगे, शरीर का किसी एक भाग को विशेष रूप से दिखाकर उसको उसकी सुंदरता को बढ़ाने का, उसको बताने का काम किया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में अंगों की जो कला होती है, आंगिक माने अंग की कला। अभी आप लोग मिट्टी की मूर्तियां देखते हैं, या वो तो आज प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जा रही हैं, लेकिन शुरू में जब व्यक्ति मानव को निर्माण की या देवताओं की मूर्तियों का निर्माण जब किया करता था, तो उसमें धान से निकला हुआ जो पुअरा जिसको बोला जाता है, और मिट्टी और बांस का उपयोग करके वह कलाओं का निर्माण करता था। कलाओं को किस तरह से बनाएं कि वह सुंदर दिखे। मान लीजिए हमारे शरीर का जो अंग है यह हाथ है, इस हाथ को हमको निर्माण करते समय, बनाते समय इस पंजे को, सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। यह अंगूठा है, यह जो उंगलियां तर्जनी वगैरह हैं, इसमें जो भी रेखाएं अंकित हैं, ये सही रूप से और स्पष्ट रूप से एक दूसरे को दिखाई दें, तो यह आंगिक कलाओं का निर्माण होगा। और इससे व्यक्ति एक दूसरे को निरखने में और उसको पसंद करने में देरी नहीं लगेगी। तो अगला हेडिंग हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। अगला हेडिंग है लोक कला और अभिजात कला। अभी इसके पहले हमने बताया दृश्य कला और ललित कला। अभी ये क्या है? लोक कला, लोगों की कला। अभिजात माने भी सुंदरता, यह फिल्मों संबंधित सुंदरता है। यह अभिजात माने सुंदर केवल कला। कला की दो परंपराएं लोक कला और अभिजात कला मानी जाती हैं। लोक कला का निर्माण समूह के लोगों के प्रत्यक्ष सहभाग द्वारा होता है। अभिजात कला नियमों की चौखटबद्ध होती है। इसे आत्मसात करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों, अभी कलाएं दो तरह की, जैसा कि इस हेडिंग के अंतर्गत अगर हम लोग जानते हैं, तो कला जो होती है, अभी कोई भी व्यक्ति कुछ बनाना चालू करे तो कैसे भी, मानिए आप कोई चित्र बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी खींचकर उसको चित्र का अंकन कर देते हैं, वह भी कला है। लेकिन अभिजात कला के अंतर्गत जो आती है वह चौखट में, मानिए कोई आपको सीमा सरहद निश्चित कर दी जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग कापी में कला को बनाते हैं, चित्रकला को, तो उस समय जितने कापी का एरिया होता है उतने के अंदर ही आपको बनाना है, या उसमें भी चौखट हो, चौखट के माध्यम से नाप कर कि इतना बड़ा ये होना चाहिए, इतना बड़ा ये, मनमानी कहीं भी खींचा नहीं जा सकता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं में कलाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कैसे भी खींचकर बना दिया जाता है, दूसरे में नाप तौल के बाद ही अभिजात कला के अंतर्गत क्रमबद्ध या उसको सेंटीमीटर मीटर में नाप कर उसका निर्माण किया जाता है। अगली हेडिंग है बच्चों, आप लोगों को हमारे ख्याल से इस बात को, कला की शैली। प्रत्येक कलाकार की कला अभिव्यक्ति एक स्वतंत्र पद्धति है। जब कोई पद्धति परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है, प्रत्येक संस्कृति भिन्न भिन्न कालखंड और प्रदेशों में संबंधित कला शैलियाँ विकसित होती हैं। बच्चों, कला व्यक्ति की एक स्वतंत्र पद्धति है और इसका स्वरूप धारण कर लेती है। कला व्यक्त करने के लिए व्यक्ति जो होता है स्वतंत्र होता है। जैसे नाटक के माध्यम से भी आप कलाओं को व्यक्त कर सकते हैं, और इसको चित्रकारी भी करके जगह जगह पे बना के तरह तरह से बातों को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं।
इसके लिए स्वतंत्रता है व्यक्ति की। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक प्रदेश में जाएंगे तो कलाओं को लेकर अलग अलग अलगाव दिखाई देगा। कहीं किसी तरह से नाटक को पेश किया जाता है या किसी तरह को अलग अलग तरह से पेश किया जाता है। तो कला की जो शैली होती है इसमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता का देश भारत देश कहा जाता है, भिन्नता का देश माना जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया में करने का जो काम होता है तो हर व्यक्ति क्या होता है उस समय स्वतंत्र हुआ करता है। ऐसी प्रक्रिया में कला शैली का विकास होता है। तो बच्चों, अगली हेडिंग हम लोग जानेंगे भारत की दृश्य कला परंपरा। परंपरा माने पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला। में चित्रकला हेडिंग है आपकी प्रकृति का चित्र, वस्तु का चित्र, व्यक्ति का चित्र, वस्तुओं का चित्र आदि। इसके अलावा दीवारें, कागज, सूती व रेशमी कपड़े, मिट्टी के बर्तन आदि में उपयोग किया जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने बताया चित्रकला बताया, तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी चीज़ की जो आपके मन को मोहक होती है उसका निर्माण कर सकते हैं। चित्रकला भी कर सकते हैं। इसमें साथ साथ इसके अलावा आप दीवारों पे भी नक्काशी वगैरह जगह जगह पे आप देखे होंगे, दीवारों पे भी काट तराश के भी बनाई जाती है। प्रकृति की चित्र, अभी कहीं आप जाते हैं, नदियाँ, पेड़ पौधे, समुद्र या खाड़ियाँ दिखाई देती हैं, आपके लिए आपको सुंदर अच्छी दिखती हैं, तो वहाँ हम उसका जो है क्या करते हैं, चित्रण को कर लिया करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में इसमें हम कागज़ों पे, कपड़ों पे भी, अभी कपड़ा ये है, कपड़ों पे भी पहले बुनाई हुई, तब इसको कढ़ाई हुई, मतलब कलाओं का भी निर्माण किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया में हर व्यक्ति को अपने चित्र को अंकन करने की एक परंपरा हुआ करती है। वह अपने कार्य को सीखे हुए आगे बढ़ाते रहता है या दूसरे को सिखाता और बताता रहता है। ऐसे कला जो होती है जीवित शैली में पाई जाती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो बच्चों, अभी अगली आपकी हेडिंग है लोक चित्रकला शैली। लोक चित्रकला शैली, लोगों की चित्रकला की शैली कैसी थी? भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि गुफा चित्रों वाले अनेक स्थान हैं। गुफा चित्रों में मनुष्य का चित्र, प्राणियों के चित्र का समावेश है। चित्रों में नवीन प्राणियों, वनस्पतियों का समावेश दिखाई देता है। चित्रों में रंग का भी उपयोग होता था। लोक चित्रकला की परंपरा होने वाले विवाह, तीज, त्योहार, रंगोली आदि। बच्चों, हम सभी लोग जो भी अभी देखेंगे, चाहे वह प्रदेश कोई भी हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कोई भी हो, वहाँ गुफाओं में जहाँ मानव घर नहीं जब बनाना जानता था, तब उन गुफाओं के अंदर जब रहा करता था तो छेनी हथौड़ी से तराश कर, काट कर वह जो है दीवारों पे चित्रकारी, नक्काशी किया करता था। और ऐसा नहीं कि केवल उसको बनाकर ही छोड़ देना, उसमें मानव को रंग भरने की प्रक्रिया बहुत पहले से ही प्रचलित है। मानव उसको सुंदर, अच्छा दिखने के लिए रंगों को भरा करता था। अभी आप किलों में चले जाइए, किलों को अगर देखिए या और चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ देखिए चित्रों को बनाने के बाद, कलाकृतियाँ करने के बाद उसमें मानव रंग भरने का काम किया है। अभी आज भी देखते हैं आप लोग रंगोली वगैरह लोग बनाया करते हैं, तो रंगोली को केवल चित्र अंकन किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसको सुंदर दिखने के लिए लोग क्या किया करते हैं, रंग को भरा करते हैं ताकि वह सुंदर दिखे, अच्छा दिखे और इससे मानव के अंदर उसकी सुंदरता जो है घर कर जाए, कि उसको लगे
इसको इसने जो है अच्छा बनाया है। तो बच्चों, इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे अभिजात कला। जैसा कि मैंने बताया एक जगह इसके पहले बताया था अभिजात कला, वहाँ पे अभिजात कला जो ली गई थी संगीतों की सुंदरता ली गई थी। यहाँ अभिजात कला सुंदरता से संबंध है। सुंदर कला विविध धार्मिक पंथों के आगम ग्रंथों, पुराणों और वास्तु शास्त्र ग्रंथों में चित्रकला, शिल्पकला, मंदिर निर्माण में किया जाता है। बच्चों, चाहे वह पुराण हो, चाहे वह ग्रंथ हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्पकला हो, चाहे मंदिर निर्माण हो, आप देखते होंगे जगह जगह, चाहे वह प्राचीन मंदिर हो, चाहे आज का बना मंदिर हो, चाहे अभी का बना मंदिर हो, उसमें बनाने के बाद, दीवारों को बनाने के बाद, चाहे वह पत्थर का बना हो, चाहे ईंट का बना हो, चाहे जिस चीज़ का बना हो, उसको बनाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, उसमें नक्काशी किया करता है, कलाकृतियों को उकेरता है, कलाओं को बनाता है। केवल ऐसे ही दीवार या ऐसे ही कोई वस्तु को बना देने से उसकी सुंदरता निखर नहीं जाती है। उसके प्रति व्यक्ति को तमाम तरह के कार्यों को कर कर उसकी सुंदरता को निखारा जाता है। तो बच्चों, इसी क्रम में कलाकृति के अगली हेडिंग आप देखेंगे हस्तलिखितों में लघु चित्र। हस्तलिखितों माने हाथ से लिखी जाने वाली, जैसा कि हमने अभी अक्षर और लिखावट की चर्चा किया था। लिखावट और चर्चा, आप अक्षर लिखते हैं, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई इधर का उधर। जैसे ये हमने लिखा, इसको ह को अच्छा बनाया, स को अच्छा बनाया, त को अच्छा बनाया, ल को अच्छा बनाया। अगर यही कोई लिखता है, कोई उल्टा सीधा और सीधा न लिख के टेढ़ा आड़ा टेढ़ा लिख देता है, उसकी सुंदरता नहीं आती है। तो हस्तलिखितों में लघु चित्र, छोटे छोटे चीज़ों को सुंदर दिखाने की कोशिश करना। हस्तलिखितों में बनाए जाने वाले लघु चित्रों पर, छोटे चित्रों पर शुरू प्रारंभ में फारसी शैली का प्रभाव था। दक्षिण के मुस्लिम शासकों के आश्रय में लघु चित्र विकसित हुए। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में फारसी व भारतीय चित्रकार की शैली का उदय हुआ। बच्चों, आप सभी लोग इस बात से स्पष्ट रूप से समझते होंगे कि कोई भी लिखावट, चाहे वह हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज की लिखावट हो, वह छोटी छोटी होती है। तो उसको सुंदर अगर आप लिखेंगे, उसमें अपनी कलाओं को उकेरेंगे, तो उसकी सुंदरता लोगों को मनमोहक होगी। इसके लिए चाहे वह फ्रांसीसी या कोई भी कलाकार हो, पहले के शासक जो हुआ करते थे, उनके राज दरबार में, जैसे अकबर की बात इसमें आई, तो उसमें भारत देश के ही कलाकार नहीं हुआ करते थे, वह विदेशों के, फ्रांसीसी की भी चर्चा इन्होंने बताया, बाहर देशों के भी कलाकार उसमें आया करते थे। और आने के बाद उसमें तमाम तरह की अपनी कलाकृतियों को उकेर कर, चाहे वह दीवारों में बनाने के काम में आए, चाहे वह मस्जिदों के निर्माण में आए, चाहे वह मंदिरों को निर्माण में आए, चाहे चर्चों के निर्माण में आए, इस तरह की कलाकृतियाँ मानव किया करता था। तो आज भी वही बात है, कलाओं का आज भी महत्व है। चाहे वह मिट्टी का बर्तन हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे जो भी चीज़ आप बनाते हैं, एक कपड़ा सिलने वालों पर भी कला करने की एक कृति दिखाई देती है। इसकी सुंदरता, इसको अच्छे से ढंग से नहीं बनाएगा तो हम, आप या कोई इस चीज़ को लेगा नहीं। तो उसको अपना मार्केट में अच्छा बताना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा करना है, तो कलाओं का विशेष महत्व देना है। बच्चों, कोई भी वस्तु का निर्माण हो, छोटी चीज़ से लेकर मिट्टी, पड़ी हुई मिट्टी से उठाकर जब हम उसका कोई कार्य करते हैं, उससे लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण होने तक
मानव जो भी वस्तुओं को बनाता है उसकी सुंदरता होनी चाहिए। सुंदरता नहीं होगी, उसमें कलाओं का कार्य नहीं होगा, तो वह कोई भी वह सामान को लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसके लिए बच्चों सब मिला के कोई भी आप चीज़ों का निर्माण करते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, लिखावट से लेकर बनावट तक या सब चीज़ों तक, तो उसमें इस बात को, कलाओं को विशेष ध्यान देना है कि हमको जो भी बनाएं वह सुंदर दिखे, उसकी सुंदरता हो। इस तरह से हमको सभी कार्यों को करना चाहिए। तो बच्चों, हमारे ख्याल से जितनी भी बातें आप लोगों को कलाओं के माध्यम से, चाहे वह प्राकृतिक कला मैंने बताया, चाहे वह इमारत संबंधी कलाओं को बताया, चाहे संगीत संबंधी कलाओं को बताया, चाहे नाटक संबंधी कलाओं को बताया, तो सभी बातों को आप लोग अनुसरण करिएगा, ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। हमारे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में अवश्य आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो वीडियो एक बार 2 बार देखने की कोशिश करिएगा। न समझ में आए तो हमसे फिर इस बात की चर्चा करके पूछिएगा, जानिएगा। वैसे इसको आधा अधूरा छोड़ के आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम आने पे आपको इसको फिर ज़्यादा रिपीट करने या दोहराने का आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो साथ साथ इसको कंप्लीट करते जाइए, ताकि परीक्षाओं में आप सुंदर, मतलब जो कलाओं को मैंने बताया उस कला का उपयोग करके आप अच्छे मार्क को प्राप्त कर सकें, अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। बच्चों, हमारे ख्याल से आप लोगों को ये सारी बातें, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगली वीडियो के लिए हमको अनुमति दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।